हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई एम अ न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्बो स्टिफनेस। जनरली एल्बो के अराउंड जब भी हम बात करते हैं तो दो चीज़ें सबसे पहले क्लिक करती हैं, दैट इज टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो। बट मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमेशा एल्बो के अराउंड कोई भी अगर स्टिफनेस हो रही है या पेन हो रही है तो वो हमेशा इन दो कैटेगरीज में ही नहीं आएगी कि टेनिस एल्बो है या गोल्फर्स एल्बो है। देयर आर सो मेनी रीजन्स ऑफ एल्बो स्टिफनेस। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं एल्बो स्टिफनेस के, और इसको ज़्यादा नहीं बढ़ने देने के लिए स्टिफनेस को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और इसके ट्रीटमेंट का क्या इजी तरीका है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्बो स्टिफनेस होती क्या है। जो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, वहाँ पे बोन्स हैं, बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जिसमें कि मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो जब कभी भी कुछ भी चेंजेस हुए, चाहे वो इंजरी के बाद हुए, चाहे सर्जरी के बाद हुए या किसी डिजीज़ की वजह से हुए, तो वो क्या करता है कि बोन्स एंड जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, मैकेनिकल ब्लॉक डेवलप कर देते हैं टू मोशन। तो मोशन ठीक से नहीं हो पा रहा तो स्टिफ हो गया वो जॉइंट, एंड उसको हम बोल देते हैं कि देयर इज सम एल्बो स्टिफनेस। तो अब क्या कैटेगरीज है जिसकी वजह से ये स्टिफनेस हो रही है, तो उसको सबसे पहले हमने डिवाइड किया है। एक तो ट्रोमेटिक कंडीशंस है, मतलब किसी इंजरी के बाद, और एक नॉन ट्रोमेटिक कंडीशन या कोई डिजीज की वजह से हो गया। तो ट्रोमेटिक कंडीशंस में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं एल्बो जॉइंट के अराउंड, डिसलोकेशंस हो सकती हैं, बर्न इंजरीज हो सकती हैं, क्रश इंजरीज हो सकती हैं, और हेड इंजरीज हो सकती हैं। इन सभी इंजरीज में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि वहाँ पे या तो डायरेक्टली एल्बो को किस अराउंड इंजरी हुई है, या अगर मान लीजिए हेड इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी मोटर फंक्शन लॉस हुआ एंड एल्बो का मूवमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे, एंड देन वहाँ पे स्टिफनेस डेवलप हो सकती है। उसी तरह से अगर हम एट्रोमेटिक या कोई डिजीज से रिलेटेड कंडीशंस डेवलप हो रही हैं जिसकी वजह से एल्बो स्टिफ हो रही है, उसमें जनरली अर्थराइटिस इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या कोई इन्फेक्शन के बाद जैसे कि पोस्ट सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है, या हीमोफीलिया एसोसिएटेड हीमाथ्रोसिस हो सकता है। मतलब हीमाथ्रोसिस मतलब ब्लीडिंग इन द जॉइंट, जॉइंट के अंदर ही ब्लीडिंग हो गई है जिसकी वजह से वहाँ पे स्टिफनेस डेवलप हो सकती है आगे जाके। एंड कंजनाइटल कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं, या कंजनाइटल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि रेडियल जो एक बोन है हेड की, उसका रेडियल हेड का डिसलोकेशन होता है। तो इन सब कंडीशंस की वजह से देयर आर चांसेस कि वहाँ पे एल्बो में स्टिफनेस डेवलप हो जाए। इंजरीज के बाद या सर्जरीज के बाद होता क्या है कि सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू द स्कार टिश्यू, जो फिर मोशन में मैकेनिकल ब्लॉक डेवलप करते हैं जिसकी वजह से कि एल्बो का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, एल्बो का मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, दैट इज कॉजिंग अगेन एल्बो स्टिफनेस। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी भी तरह की स्टिफनेस को रिलीज़ करने के लिए जितना जल्दी उस जगह का मोशन स्टार्ट होगा वो अच्छा रहेगा। तो अर्ली मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि जॉइंट है तो जॉइंट की स्टेबिलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मान लीजिए कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन है या सर्जरी के बाद अगर हम वहाँ स्टिफनेस डेवलप हो रही है तो कोई भी मोशन स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वहाँ की स्टेबिलिटी होनी चाहिए जॉइंट की। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली मोशन स्टार्ट होना चाहिए एंड स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है, वैसे ज़्यादातर तो नॉन सर्जिकली ही ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी सर्जरीज की भी ज़रूरत होती है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, तो सर्जरी को भी एक कंसीडर किया जा सकता है। बट नॉन सर्जिकल अगर जो ट्रीटमेंट है उसमें यूज़ होता है, फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी हमेशा हेल्प करेगी किसी भी तरह की स्टिफनेस को कम करने के लिए, और जो हम तरीके यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट मैनिपुलेशंस हैं। CPM है जिसमें कि पैसिव मूवमेंट, कॉन्टिन्यूस पैसिव मूवमेंट मोशन स्टार्ट किया जाता है, एंड उसके साथ साथ स्प्लिंटिंग है जिसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक स्प्लिंटिंग को यूज़ किया जाता है, एंड कास्टिंग इसको भी यूज़ करके एल्बो स्टिफनेस को कंट्रोल किया जाता है। देखा गया है कि स्टैटिक जो प्रोग्रेसिव स्प्लिंटिंग है वो अच्छी मानी जाती है, बिकॉज पेशेंट कंप्लायंस एक तो अच्छा है इसका, एंड ये लेस डिस्कम्फर्ट देती है पेशेंट को। तो स्टैटिक स्प्लिंटिंग जो है वो ज़्यादा बेटर मानी गई है। किसी भी तरह की स्प्लिंटिंग जो है वो क्या करती है, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ऑफ द टिश्यू, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि रीमॉडलिंग होती है एंड लेंथनिंग हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्चर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, देन वो स्टिफनेस को नहीं होने देता है।
तो अभी इस चीज़ से सबसे आपको पता चला कि 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो अर्ली डायग्नोसिस, कारण क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जितने सारे हमने कारण डिस्कस किए, और साथ में एल्बो जॉइंट स्टेबल हो तब हम अर्ली मूवमेंट स्टार्ट कर लें, और कौन-कौन से तरीके हैं ये भी अभी हमने डिस्कस किए। डेफिनेटली हमेशा मैं कहूँगी कि टाइमली अप्रोच इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। तो कभी भी कोई भी कंडीशन डेवलप होती है तो तुरंत अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, और जल्दी ही उनकी गाइडेंस में प्रॉपर एक्सरसाइजेस और जो भी मैनुअल टेक्निक्स हैं जो वो आपके ऊपर आपके प्रोटोकॉल में, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल करना चाहें, उनकी मदद से जल्दी से जल्दी रिकवर होने की कोशिश करें। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। एंड स्टे कनेक्टेड, stay fit. Thank you.